Hello everyone, today we are going to start your new chapter, that is consumer protection. So let's start. First, we start with the introduction. A consumer is said to be a king in a free market economy. The earlier approach of caveat emptor, which means let the buyer beware, has now been changed to caveat vendator, that is let the seller beware. ठीक है, तो अब क्या है, कंज्यूमर को किंग ऑफ द मार्केट बोला जाता है, स्पेशली इन बिजनेस टर्म्स. ठीक है, तो पहले क्या था, दैट इज़ कैविट एम्प्टर अप्रोच था, जिसमें बोला जाता है कि लेट द बायर बीवेयर. एंड अब बोला जाता है दैट इज़ कैविट वेंडेटर, दैट इज़ लेट द सेलर बीवेयर. However, with growing competition and in an attempt to increase their sales and market shares, manufacturer and service providers may be tempted to engage in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा. तो बिजनेसेस अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस करता है जो कि अनफेयर रहता है एंड इलीगल होता है. ठीक है, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बीइंग को एज अ कंज्यूमर को हानि पहुंचाता है. दिस मीन्स दैट अ कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट्स, might suffer from bad health due to adulterated food products, might be cheated because of misleading advertisements, or sales of spurious products might have to pay a higher prices when sellers engage in overpricing, hoarding or black marketing etc. और जिसकी वजह से क्या है, कंज्यूमर को बहुत सारी चीज़ों का रिस्क रहता है या उसे सफ़र करना पड़ता है. दस देर इज़ अ नीड फॉर प्रोवाइडिंग एडिकेट प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर. और इसकी वजह से कंज्यूमर को कंज्यूमर राइट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इन सेलर्स के अगेंस्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? तो फर्स्ट फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला है आपका कंज्यूमर इग्नोरेंस. इन द लाइट ऑफ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल to them, it becomes necessary to educate them about the same so as to achieve consumer awareness. तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो पहला है कि कंज्यूमर पहले बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं उनको अपने राइट्स एंड सेफ्टी के मामले में वो इग्नोर करते थे, उन्हें वो इतने एजुकेटेड नहीं थे. लेकिन आज के टाइम में उन्हें एजुकेट होना किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड इज़ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन which would take care of their interest, though in India we do have consumer organizations which are working in this direction. Adequate protection is required to be given to consumers till these organizations become powerful enough to protect and promote the interests of consumers. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स के लिए एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की टेक केयर करता है. और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम में, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. और वो तब तक काम कर रहे हैं जब तक कि उन्हें एक पावरफुल अथॉरिटी नहीं मिल जाती है ताकि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें. थर्ड इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स माइट बी exploited by unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing etc. Consumers need protect against such malpractices of the sellers. तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो क्या है, कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर्स के साथ रिस्क बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है, इसकी वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. इनलाइटिंग बिजनेस रियलाइजेज दैट इट इज़ देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. सेटिस्फाइड
consumers not only lead to repeat sales but also provide get feedback to prospective customers and thus help in increasing the customer base of business. तो कस्टमर के लिए एक बिजनेस के लिए कस्टमर्स का इंटरेस्ट मेन है, ठीक है, उसे सेटिस्फाई करना, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करना वो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर उसे अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलाना है, अपने बिजनेस का एक गुड इमेज रखना है, तो उसे कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा करना पड़ेगा. सेकेंड इज़ बिजनेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका दायित्व बनता है कि वो अपना जो भी रिसोर्स उसने यूज़ किया है उसका एक प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड हो. ठीक है. थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स. Business organizations make money by selling goods and providing services to consumer. Thus, consumers form an important group among the many stakeholders of business, and like other stakeholder, their interest has to be well taken care of. तो बिज़नेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जिसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल होता है एक बिज़नेस. ठीक है. एंड दस कंज्यूमर्स फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप एमंग द मैनी स्टेक होल्डर्स ऑफ बिज़नेस. कंज्यूमर उनमें से एक मेन ग्रुप है जिसमें कि बिज़नेस क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा उनकी. Next is moral justification. It is the moral duty of any business to take care of consumers' interest and avoid any form of their एक्सप्लॉयटेशन. तो ये एक मोरल है कि बिजनेस कंज्यूमर्स को देखेगा, उसका टेक केयर करेगा, उसका इंटरेस्ट बचाएगा, किसी तरीके का इलीगल काम नहीं करेगा. ठीक है. फिफ्थ इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अ बिजनेस इंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एक्शंस. ठीक है. जिसकी वजह से ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही इथिकली अपना काम करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनका गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट का कंपनी में इंटरफेयर करना, कंट्रोल करना पसंद नहीं है. नेक्स्ट इज़ योर लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स. तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे. पहला है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो यहाँ पे बोला गया इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम या कंज्यूमर्स एक तरीके से ये हमारे लिए सेफ गार्ड है. डिफेक्टिव गुड्स हो, डिफिशिएंट सर्विसेज हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, एक्सप्लॉइट हो रहा है कंज्यूमर का, तो ये हर तरीके का अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है कंज्यूमर के साथ तो ये हमें बचाता है ये एक्ट 1986. ठीक है. सेकेंड इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यहाँ पे बताया गया द एक्ट लेज डाउन द कंडीशन इन विच द प्रॉमिस मेड बाय पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ईच अदर. तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और किसी वजह से अगर दोनों पार्टीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और ब्रीच हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको देखता है. थर्ड इज़ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो बायर है वो कुछ सामान ख़रीदता है और उसकी कुछ कंडीशंस जो प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी नहीं होती है या कंडीशंस अप्लाई नहीं होते हैं या फ्रॉड है, तो वो क्या है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है. फोर्थ इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955. तो यहाँ पे बोला गया है कि दैट इज़ द एक्ट एम्स एट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़. यहाँ पे देखना कि हर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली मिल रहा है. ठीक है. सप्लाई और प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट 1937. तो यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम लगाया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, एंड दैट इज़ मार्किंग एंड पैकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. उसको किस तरीके में रखना है, जो भी एग्रीकल्चरल चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्किंग, ग्रेडिंग, पैकिंग किस तरीके से होगी, वो इस एक्ट में आता है. सिक्स्थ इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑडल्ट्रेशन एक्ट. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी प्रोडक्ट को खा के अगर कंज्यूमर बीमार पड़ता है या उसकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो वो ये एक्ट देखता है कि उस प्रोडक्ट का या उस फूड की प्योरिटी कितनी है. ठीक है. वो पब्लिक हेल्थ के लिए कितना सेफ़ है या अनसेफ है. सेवेंथ इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976. तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि किसी प्रोडक्ट का वेट या मेजर कितना होना चाहिए उसका. ठीक है. एंड नंबर्स में भी बोल सकते हैं आप कितना होना चाहिए. तो ये माल प्रैक्टिसेस ऑफ अंडर वेट और
अंडर मेजर्स बचाता है एक तरीके का कंज्यूमर से, दैट इज़ अंडर वेट। अगर कोई प्रोडक्ट अंडर वेट है या अंडर मेजर है तो आप इस एक्ट को एक्ट के अंडर ये चीज़ें आती हैं। एट्थ इज़ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क आपने सुना है, दिस एक्ट हैज़ रिपेल्ड एंड रिप्लेस द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958। ठीक है, तो इस जो ये बताया गया मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958, इसको रिप्लेस किया है द ट्रेड मार्क एक्ट 1999 ने। एंड द एक्ट प्रिवेंट्स द यूज़ ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स ऑन प्रोडक्ट्स, जो कि फ्रॉड मार्क्स होते हैं या आप बोल सकते हैं डुप्लीकेट माल जब बेचा जाता है तो वो आता है ट्रेड मार्क्स में। नेक्स्ट नाइन्थ इज द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। दिस एक्ट हैज़ रिपेल्ड, मतलब इसको रिप्लेसमेंट मिला है फ्रॉम दैट इज़ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर इन केस ऑफ प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय बिजनेस फर्म्स विच हैम्पर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस बिजनेस करता है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन जो मार्केट में हो रहा है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है या उसकी वजह से, उस प्रैक्टिस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो इस एक्ट के अंदर आता है। टेंथ एंड लास्ट इज योर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट हैज़ बीन सेट अप अंडर द एक्ट। द ब्यूरो हैज़ टू मेजर एक्टिविटीज़: formulation of quality standard for goods and their certification through the BIS certificate scheme. Manufacturers are permitted to use the ISI marks on their products only after ensuring that the goods conform to the prescribed quality standards. ठीक है, तो ये standards ऐसे हैं कि जो आप देखोगे प्रोडक्ट्स पे BIS या ISI मार्क्स लगे रहते हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हमारा सबसे पहला था। एंड इसमें जो कंज्यूमर्स के साथ जो कंज्यूमर रिस्क उठाते हैं उनके बारे में या कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको ये एक्ट बचाता है। ठीक है, एंड द एक्ट कन्फर सर्टेन राइट्स। ठीक है, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को, तो वो हम पढ़ते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड with substandard products or do not conform to the safety norms might cause serious injury। ठीक है, तो राइट टू दैट इज़ सेफ्टी, किसी भी कंज्यूमर का राइट है कि वो सेफ़ रहे। एंड इसमें बताया गया कि फॉर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि सब स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरा है, तो वो क्या है, किसी भी या तो इंजरी करा सकता है या उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये राइट क्या है, हमें राइट टू बी सेफ। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। सेकंड इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो कंज्यूमर का राइट है कि उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस, क्वांटिटी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका डायरेक्शन फॉर यूज़, वो किसके लिए डेंजरस है, ये सारी चीज़ें उसे इन्फॉर्म होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू चूज़, अ कंज्यूमर हैज़ अ फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। ठीक है, उसे जहाँ से उसके लिए सही लग रहा है या जहाँ से वो सेटिस्फाई है, जिस प्राइस से सेटिस्फाई है, वहाँ पे वो चूज़ कर सकता है। ठीक है, कोई शॉपकीपर ज़बरदस्ती उससे वो सामान नहीं दिलवा सकता जिससे वो इंटरेस्टेड नहीं है या सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फोर्थ इज़ राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर का ये भी राइट है कि जहाँ भी वो कंप्लेन करे, वो क्या है, राइट टू बी हर्ड, उसकी बात सुनी जाए। ठीक है, हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, अगर वो डिससेटिस्फाई है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके, तो ये उसका राइट है कि वो किसी भी एक्ट में या किसी के पास भी जाए अपने ग्रीवियंसेस को लेके, तो उसकी बात सुनी जाए। फिफ्थ इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स a number of reliefs to the consumer, including replacement of the product, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer, etc. तो यहाँ पे बोला गया है कि कंज्यूमर का राइट है, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज
जो है वो उसके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा है, तो उसका राइट है कि वो उसका रिप्लेसमेंट करवा सकता है उस प्रोडक्ट का, या उसे रिमूवल करवा सकता है, मतलब वापस दे सकता है उस प्रोडक्ट को अगर डिफेक्ट है तो, ठीक है, या फिर बदले में उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट का उसे पैसे मिल सकते हैं, या इंजरी हुई है उस प्रोडक्ट से तो उसके भी उसको कंपनसेशन मिल सकता है। दैट इज़ कॉल्ड राइट टू सीक रीड्रेसल। लास्ट है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको हर टाइप का नॉलेज मिले, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड ही शुड बी अवेयर ऑफ अबाउट हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उसको ये इन्फॉर्मेशंस या ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से राइट्स हैं और मैं उनको किन तरीक़ों से यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।